फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस का Q4 का जो रिज़ल्ट आया है उसके रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका कॉन कॉल के बारे में भी थोड़ा बहुत हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था वो FY26 के लिए और जो मीडियम टर्म के लिए उसके बारे में भी इस वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बजाज फाइनेंस के बारे में थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस देखेंगे जो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और अगर आप देखेंगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जो इसका पोजीशन है सेकंड पोजीशन, नंबर 1 में है LIC हाउसिंग फाइनेंस, उसके बाद 2 नंबर पोजीशन में है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसका जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 80,000 इसका 80,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। और अगर आप देखेंगे ये नॉर्मली क्या करते हैं, ये अपना प्राइम होम लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे ये प्राइम होम लोन तो देते ही है, उसके साथ ये लोग एफोर्डेबल कैटेगरी में आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो एफोर्डेबल कैटेगरी है और एफोर्डेबल कैटेगरी का जो पूरा इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो प्राइम हाउसिंग लोन ग्रोथ के ज़्यादा है। यानी कि जो एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस जो सेगमेंट है वो प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से तेज़ गति से भाग रहा है। यानी इसीलिए आप देखेंगे जो एफोर्डेबल जो कंपनी है जैसे आपका इंडिया शेल्टर है, फिर आपका उसके बाद आप देखेंगे जो होम फर्स्ट फाइनेंस है, इस तरह का जो कंपनी है उसका ग्रोथ अगर आप देखेंगे 25 से 30% से ग्रो करता है। लेकिन अब जो प्राइम हाउसिंग जो काम करता है उसका लोन बुक का ग्रोथ मोटा मोटी 20% रहता है। तो इसीलिए जो एफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत स्कोप है, इसीलिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसे बड़े बड़े कंपनी भी अब ट्राई कर रहा है धीरे धीरे प्राइम हाउसिंग से धीरे धीरे एफोर्डेबल में भी अपना कुछ परसेंटेज जो ये उनका परसेंटेज बढ़ाने का। तो ये बात है। उसके बाद अगर आप इसका बिजनेस का जो रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो ये कौन कौन सेगमेंट में अपना लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो देखेंगे इसके मोटा मोटी 4 सेगमेंट है। एक है इसका हाउसिंग लोन, तो हाउसिंग लोन में ये अब टाइम को भी टारगेट करता है, उसके साथ अभी रिसेंटली ये लोग एफोर्डेबल कैटेगरी में भी एंटर किया है। दूसरी बात लैप यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो जो लोन देते हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन वगैरह देते हैं सिंपल। फिर ये देते हैं आपका जो लीज रेंटल मॉडल, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, यानी कि जो लैंडलॉर्ड के पास कोई एक लैंड है या फिर कोई आप उसके पास घर वगैरह है जो इन लोगों ने जो रेंटल में दे रखा है, को लॉन्ग टर्म के लिए रेंटल में दे रखा है और इसके पास रेंटल रेवेन्यू आते हैं, उसको ये लोग लोन देते हैं उस रेंटल रेवेन्यू को देख के। तो ये हो गया इसका लीज रेंटल रेवेन्यू। उसके बाद ये लोग कुछ जो डेवलपर फाइनेंस जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनाते हैं उस डेवलपर फाइनेंस को भी ये लोग फाइनेंस करते हैं। तो इसका ये मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है, इसके ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मोटा मोटी हो गया कवर कर दिया है मैंने। फिर आप देखेंगे इसका जो Q4 का जो रिजल्ट आया है तो रिजल्ट के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे FY26 का जो गाइडेंस दिया था उसके अनुसार इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो पहले इसका AUM का ग्रोथ 23% से हुआ है। फिर डिस्बर्समेंट देखेंगे 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है और इसका नीम जो 4% था वो थोड़ा बहुत गिर के 3.8% हो गया है। फिर अब इसका एडजस्टेड पैट देखेंगे तो 20% से ग्रो किया है और रिपोर्टेड पैट अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी रिपोर्टेड पैट 14% से ग्रो किया है और इसका ROA है 2.3% और ROE है 12.1%। और उसके साथ इसका एसेट क्वालिटी देखेंगे, हमेशा इसका इस तरह का जो बैंक होता है ये बजाज ग्रुप का ये एक कंपनी है तो इसका जो एसेट क्वालिटी है हमेशा प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी रहता है। इसका GNP है 0.27, NNP है 0.11 स्टेबल है। तो आप देखेंगे इसके एसेट क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं रहता है, हमेशा एसेट क्वालिटी एकदम नीट एंड क्लीन होता है। फिर क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे थोड़ा बड़ा है 0.11 से 0.19, वो भी ठीक ठाक ही है, क्रेडिट कॉस्ट बहुत ही अंडर कंट्रोल है। फिर ओपेक्स देखेंगे तो इसका ओपेक्स अगर आप देखेंगे तो 20% इसका ओपेक्स है, यानी कि इसका जो खर्चा होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, एक खर्चा अंडर कंट्रोल है। तो ये हो गया। फिर जो रेवेन्यू मिक्स मैंने बताया है उसका ग्रोथ और परसेंटेज रेवेन्यू AUM में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले हाउसिंग लोन का जो टोटल AUM का जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपका 54% और इसका AUM ग्रोथ है 18% और लैप टोटल कंट्रीब्यूशन है AUM में 11% और इसका जो ग्रोथ है 24% और लीज रेंटल डिस्काउंटिंग है 22% इसका AUM में कंट्रीब्यूशन है और इसका ग्रोथ है 44% और डेवलपर फाइनेंस 11% इसका कंट्रीब्यूशन है, इसका ग्रोथ है 13%। तो ये हो गया पूरा रिजल्ट का डिस्कशन। अब चलते इसका कॉन कॉल में। तो पहले इसका
थोड़ा जो गाइडेंस दिया था FY26 में, इसका AUM ग्रोथ का गाइडेंस था 21 से 23%, लेकिन मैनेजमेंट ने 23% अपना रिजल्ट शो किया, जो कि जो गाइडेंस दिया है उसके अनुसार उसके अपर हैंड में ये लोग अपना गाइडेंस को मेंटेन किया है। फिर GNPA का नंबर था 35 से 40 बिप्स और इन लोगों ने 27 बिप्स किया है, तो बहुत ही अच्छा है। फिर क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे, इसका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है 15 से 20% और इसका अभी क्रेडिट कॉस्ट है 0.19%, तो गाइडेंस के अनुसार परफॉर्मेंस। फिर ROA 2 से 2.2 और इसका ROA है 2.3, मोटा मोटी ठीक ठाक है। फिर ROE का गाइडेंस था 11 से 12% और इन लोगों ने किया है मोटा मोटी 12.1%, तो गाइडेंस के अनुसार परफॉर्मेंस किया है। तो ये हो गया बात। फिर एक मीडियम टर्म का मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मीडियम टर्म में जो FY27 या फिर 28 के लिए लागू होता है, तो इसका AUM ग्रोथ का गाइडेंस है 24 से 26%। देखते हैं FY27 में किस तरह से ये अपना AUM बुक को ग्रो करते हैं। GNPA का गाइडेंस है 40 से 60%, पहले था 35 से 40%, अब बढ़ के हो चुका है 40 से 60%। क्रेडिट कॉस्ट 20 से 25 बेसिस पॉइंट, पहले था 15 से 20। ROA 2 से 2.2 जो स्टेबल पहले भी था। ROE का नंबर आप देखेंगे पहले था 11 से 12% और मीडियम टर्म के लिए 13 से 15%, तो ROE इसका इंप्रूव होगा, ये अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट ये मीडियम टर्म का गाइडेंस है। तो ये हो गया। उसके बाद मैनेजमेंट ने ये भी कहा है, देखते कैसे क्या होता है। फिर मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इसका जो कॉस्ट ऑफ फंड है, यानी आप मानी जो बोरो करते हैं, तो आप बैंक से बोरो करते हैं, आप मनी मार्केट से बोरो करते हैं, जहाँ से भी आप बोरो करेंगे उसका जो कॉस्ट ऑफ फंड का जो नीचे जा रहा था, आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ फंड सभी बैंक या फिर सभी फिनेंशियल सेक्टर कंपनी का नीचे जा रहा था, क्योंकि जो रेपो रेट काट हो रहा था, इसके वजह से इसका जो कॉस्ट ऑफ फंड नीचे जा रहा था। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है जो अभी जो कॉस्ट ऑफ फंड मोटा मोटी बॉटम आउट हो गया है, यानी कि कॉस्ट ऑफ फंड और ज़्यादा नहीं नीचे जाएगा। जो मैनेजमेंट ने कहा है Q1 में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन अभी वो बॉटम आउट हो गया है, अभी कॉस्ट ऑफ फंड नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ फंड नहीं बढ़ेगा तो आपका जो नीम हो जाएगा, नीम स्टेबल हो जाएगा, नीम का बढ़ने का चांसेस नहीं रहेगा। अभी देखेंगे इसका जो नीम है ये थोड़ा घट गया है, पहले था 4%, अभी 3.8%, और मैनेजमेंट ने कहा है इसका जो नीम होगा वो अभी स्टेबल हो जाएगा, यानी नीम आप पकड़ सकते हैं मोटा मोटी 3.8 से 4% के बीच इसका इन फ्यूचर यानी Q1 या फिर Q2 में इसका नीम रहेगा। तो ये हो गया। फिर मैनेजमेंट ने कहा ये लोग अपना प्राइम जो होम लोन ये लोग देते हैं उसके ऊपर तो ये ज़्यादा फोकस कर ही रहा है, उसके साथ ये लोग अपना जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो बुक है इसको ये लोग और भी तेज़ी से एक्सपांड कर रहा है, क्योंकि आपको पता है आपको प्राइम होम लोन में जो इंटरेस्ट मिलता है उससे कतई ज़्यादा इंटरेस्ट आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में मिलता है। इसीलिए सब बड़े बड़े कंपनी आप देखेंगे प्राइम के साथ साथ अफोर्डेबल हाउसिंग में भी एंटर कर रहा है। यही मेन रीज़न है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा यील्ड मिलता है, यील्ड आप ज़्यादा यील्ड चार्ज कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा यील्ड चार्ज करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट मिक्स जो होगा वो बेहतर होगा, आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन और भी ऊपर के दिशा में जाएगा। तो इसीलिए ये लोग अफोर्डेबल में ट्राई कर रहा है, और तो ये भी ट्राई कर रहा है अफोर्डेबल में, तो मोटा मोटी ठीक ठाक बात है। अब चलते इसका वैल्यूएशन के साथ। अगर आप देखेंगे अभी इसका जो करंट वैल्यूएशन है तो मोटा मोटी 3 के प्राइस टू बुक में ये अभी ट्रेड कर रहा है, और इसका जो ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ 23% है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रोथ इसका जो प्रॉफिट टू प्राइस टू बुक रेशियो ये थोड़ा ज़्यादा है, पहले और भी ज़्यादा था, 4-5 के लेवल पे इसका प्राइस टू बुक था, ऑलमोस्ट 150-160 में स्टॉक ट्रेड करता था, लेकिन आप देखेंगे अब 90s में ये आ गया है। तो और थोड़ा अगर करेक्ट हो जाए तो ये बिजनेस मोटा मोटी आप देखने के लायक हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे इसका एसेट क्वालिटी प्रिस्टीन है। अगर इसका लॉन्ग टर्म में ये 25% से ग्रो कर दे तो बहुत बुरा बेट ये नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए इस बेट मेरे हिसाब से इससे बेहतर बेट है। जैसे आपका होम फर्स्ट फाइनेंस 25% के ऊपर ग्रो करता है, फिर आपका इंडिया शेल्टर 30% से ग्रो करता है, उसका भी आप प्रॉफिट टू प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो वो भी मोटा मोटी आप देखेंगे 2% के लगभग 2 के प्राइस टू बुक में है। तो इससे बेहतर डील अभी भी मार्केट में है, लेकिन अगर इसका प्राइस टू बुक 2 या फिर 2.5 हो जाए और इसका ग्रोथ 25% हो जाए तो मेरे हिसाब से तब ये एक सेफ और अच्छे बेट हो सकता है। तो यही था आज का डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।